नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है कोलिजन। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, कोलिजन में आपको 3 टाइप्स के मटेरियल पढ़ने हैं फिजिक्स में। टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, सो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मटेरियल। बच्चों 3 टाइप्स के मटेरियल आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 है आपका, कभी ना कभी आपने सुना होगा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब देखिए बच्चों, वैसे तो फिजिक्स में परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे हम सोच रहे हैं कोई ऐसी बॉडी होती होगी जो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक ये इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है ना। ये कोई सरफेस है, ठीक, और यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है इस तरीके से और परफेक्टली इलास्टिक है। तो क्या क्या प्रोसेस होगा इसमें, देखिए जरा कैसे डेफिनेशन बनाएंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। ये देखिए, ये बॉडी कोई इस तरीके से रखी है, ठीक। अब आप क्या करिए, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, ठीक। इस पे आपने क्या किया, एफ एक्सटर्नल, इस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मतलब इसका शेप चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफॉर्मेशन मतलब इसका क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप क्या करोगे बच्चों, जब आप इस पे से फोर्स हटाओगे, ये एक्सटर्नल फोर्स को आप रिमूव करोगे तो वापस ही अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, आपने फोर्स लगाया, इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक। बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। साइज इसका चेंज हो जाएगा, साइज तो हम नहीं बोलेंगे कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसका शेप बच्चों कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा वॉल्यूम में भी इधर हो सकता है, वो अलग की बात है, ठीक है ना। चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि मॉलिकुलर लेवल पे क्या पता कुछ वॉल्यूम का चेंज हुआ हो, ठीक है ना। अभी हम फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप जब इस पर फोर्स लगाओगे स्थिति कुछ ऐसी होगी, ध्यान से चेक करिए। ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप नंबर 1 आपने फोर्स लगाया, और स्टेप नंबर 2 में देखिए किस तरीके का यहाँ पर डायग्राम हम बनाएंगे, कुछ बातें भी यहाँ पर नोट करेंगे। अब ये बॉडी बच्चों ऐसे डिफॉर्म हो गई, वही बॉडी, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 2 है आपका, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिएगा। देखिए मान लीजिए बच्चों ये इसका ऐसे शेप चेंज हो गया, ठीक। आपने क्या किया था, एफ एक्सटर्नल लगाया था, फोर्स लगाया था, ठीक है। तो ये इसका ऐसे शेप चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए जरा, इसका शेप पहले ऐसे था। अब स्टेप नंबर 2 में जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो होता क्या बच्चों, द फोर्स विल डिफॉर्म, ये जो फोर्स लगाया आपने, द फोर्स विल डिफॉर्म बॉडी। अब सुनिए, इसको डिफॉर्म करने के लिए आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा भाई, सीधी सी बात है, फोर्स लगाया है ना। और ये थोड़ा सा अंदर गया तो कहीं ना कहीं मटेरियल में डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो कहीं ना कहीं वर्क डन किया। तो जो वर्क डन आपने इसके ऊपर किया है, वही वर्क डन एज अ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है, वही वर्क डन एज अ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, जरा समझिए बच्चों। आपने स्प्रिंग देखी हुई है, ठीक। ये आपकी स्प्रिंग है इस तरीके से। तो इधर से स्प्रिंग को अगर आपने कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, तो इधर से स्प्रिंग को आपने फिक्स कर दिया, इधर से आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है बताओ, स्प्रिंग ऐसी कंप्रेस हो जाती। मान लो एक्स नॉट लेंथ कंप्रेस हो गई, तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती भाई। जो आपने वर्क डन किया है वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, कितना 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, पढ़ा है आपने। तो आप क्या मटेरियल के अंदर स्प्रिंग मॉडल नहीं समझ सकते हो, मतलब सर, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, कोई इनके बीच में ऐसा स्प्रिंग लगी हुई, स्प्रिंग का मतलब बॉन्ड, स्प्रिंग का मतलब बॉन्ड, ऐसे सोचो। बॉन्ड, बॉन्ड आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री, वही वाला बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या 2 एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कंप्रेस करते हो, ये सब स्प्रिंग यानी कि बॉन्ड ऐसा कंप्रेस हो जाते हैं, ऐसा आप सोचो। ये सभी बॉन्ड ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं, ब्रेक नहीं होता है कोई भी, अभी ब्रेक नहीं हो रहा है कोई भी। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल पढ़ लो ना, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, आपने कंप्रेस किया, सभी बॉन्ड कंप्रेस हो गए, ऐसा सोचो, आप सोचो। और कंप्रेस हो गए तो एक ऐसा सिस्टम आपको लग रहा है कि मान लो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई हो, तो जो वर्क डन आपने बाहर से किया वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन सभी स्प्रिंग्स में से स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों
और सुन लो, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, मतलब कोई भी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में नहीं गई। हम ये मान के चल रहे हैं कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स या किन्हीं दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप फोर्स हटाओगे क्या होगा, जैसे स्प्रिंग में करते हो आप, ठीक है, ये फोर्स जैसे ही हटाओगे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो सुनिए, जैसे ही आप एक्सटर्नल को एफ एक्सटर्नल को रिमूव करेंगे, वापस ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वापस ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अब मुझे जरा बताइए बच्चों, क्या कोई एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ, क्या कोई एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ हीट वीट के फॉर्म में? कुछ नहीं भाई, जितना आपने वर्क डन किया था, मान लीजिए बच्चों आपने 100 जूल का वर्क डन किया था, कितना, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 100 जूल का वर्क किया था इसको डिफॉर्म करने में एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है ना। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी, इसमें अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी भाई, सभी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में स्टोर हुई होगी, बॉन्ड ऐसा कंप्रेस हो गए, ऐसा सोचो आप, स्प्रिंग मॉडल सोचो, ठीक। तो यहाँ पर सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी, 100 जूल। अब जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे यहां से, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, जितना दिया था उतना ही वापस मिल गया। खुद सोचो ना भाई, आप स्प्रिंग को छोड़ते हो तो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उससे ही तो वो वर्क डन करके वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल शेप में, सही है। तो यहां पर भी यही होगा, ठीक। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, फोर्स को हटाओगे, ठीक है ना, यहां पर एक बात आप नोट कर सकते थे वाले स्टेप में, आपने जो वर्क डन किया यहाँ, आपने जो वर्क डन किया इसको डिफॉर्म करने में, वो एज अ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, वो मटेरियल में जो वर्क डन आपने किया है वो एज अ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी इनसाइड द मटेरियल। एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल या इनसाइड द मटेरियल, समझ जाना भाई, इनसाइड लिख दे रहा हूं, समझ जाना, इनसाइड, करेक्ट। नाउ अब हम स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अब फोर्स को हटा देंगे, फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे यहां से, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ये देखिए, ये बॉडी जैसे पहली थी वैसे ही हो जाएगी, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसको इग्नोर करना, ठीक। ये ओरिजिनल अपने शेप में आ गई, तो इस बात को नोट कर लेते हैं। व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव, थर्ड स्टेप में ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, नोट करेंगे, ठीक है ना। व्हेन F external is removed, internal force regain its, internal force पलट के वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्प्रिंग वाला केस आपने इधर दबाया हुआ ऐसा बाहर लगाएगा, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इट्स ओरिजिनल शेप, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। अब बताओ बच्चों, क्या फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में आपने ऐसा सोचा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एक कॉन्सेप्ट आपने सोचा, आप खुद सोचो, क्या प्रैक्टिकली ऐसा संभव है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है ऐसा। तो 100% इलास्टिक कोई भी बॉडी नहीं होती यार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा ना। आप यहाँ मान के चल रहे हो कि एनर्जी का लॉस ही नहीं है, एनर्जी, नो एनर्जी लॉस, आप यहाँ क्या मान के चल रहे हो, नो एनर्जी लॉस, ठीक है, नो एनर्जी लॉस। चलिए इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो एक बार बताओ जरा, जब आपने यहाँ से फोर्स हटा लिया, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, तो क्या कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा? ऐसा भाई, हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस हुआ होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, मतलब इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। इससे मानने से क्या होता है, मानने से सवाल बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं बच्चों, दो तीन बातें परफेक्टली इलास्टिक के बारे में, है ना। दो तीन बातें यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक के बारे में हम नोट, या तो कहो नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं, ये आपने समझा। तो अब ठीक से जरा परफेक्टली इलास्टिक के बारे में ठीक से दो तीन बातें नोट कर लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में पॉइंट्स नोट करेंगे बच्चों, ठीक। आर दोज बॉडीज, perfectly elastic bodies are those bodies which are those bodies which regain the shape perfectly, which regain the shape perfectly, which regain the shape perfectly after removing F external, after
रिमूविंग एफ एक्सटर्नल, बाहर से लगाया गया फोर्स हटा लोगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, ठीक है ना। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज, यहां परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में देयर इज नो, अभी मैंने आपको समझाया, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये टाइप 1 बॉडीज है। नाउ टाइप 2 बॉडीज बच्चों कौन सी पढ़नी है आपको? सो टाइप 2 बॉडीज है बच्चों आपकी एन इलास्टिक मटेरियल, एन इलास्टिक मटेरियल, ओके, एन इलास्टिक मटेरियल, नाम से ही पता चल रहा है। देखो एक होता है एन इलास्टिक, होता है परफेक्टली एन इलास्टिक। सुनो, तो एन इलास्टिक में क्या होगा, आप फोर्स लगाओगे, अब ध्यान सुनो, आप यहां फोर्स लगाओगे डिफॉर्मेशन होगा, ठीक। पता है यहां पर क्या होगा, यहां कुछ एनर्जी चली जाएगी परमानेंट बॉन्ड ब्रेक करने में। तो जब बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच का ब्रेक हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग टूट गई, तो मॉलिक्यूल लौट के वापस उस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, ऐसा सोचो आप, ठीक। और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ कंप्रेस हुए होंगे, ऐसा सोचो, स्प्रिंग जैसा, और वो वापस रिगेन कर लेंगे। मतलब जो एनइलास्टिक बॉडीज होती हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये अपने शेप में आ जाती है और थोड़ा थोड़ा नहीं आती, मतलब पार्शियली अपने शेप में वापस लौट के आएगी। कारण क्या है, कारण है कि जो अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कुछ स्प्रिंग तो ब्रेक हो गई होंगी कंप्रेस करने से। अब आप सोचोगे ये अजीब सी बात होगी, कैसा स्प्रिंग कैसे ब्रेक हो जाएगी कंप्रेस करने से? अरे भाई जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, स्प्रिंग का मतलब बॉन्ड है ना, आपने ऐसा बाहर से इसको फोर्स लगाया, कुछ बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक हो गए, तो कुछ एनर्जी तो वहीं चलेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में यहां लॉस हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ एनर्जी अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, यानी कि जो स्प्रिंग है, उसमें स्टोर भी हो जाती है। और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी जो स्टोर है उसके, उसी एनर्जी से, उसी इंटरनल एनर्जी से सिस्टम वर्क डन करेगा, ठीक है। और ये पार्शियली अपने शेप को, पार्शियली मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने शेप को वापस ले आएगा, बट परफेक्टली वैसा नहीं होगा जैसे पहले था, पूरा वैसा नहीं बनेगा। समझ में आया क्या क्या चल रहा है? आइए मैं आपको लिखवाता हूँ, एक एक स्टेप बताता हूँ, तब आपको क्लियर होगा क्या चल रहा है। एन इलास्टिक मटेरियल में क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, फोर्स लगाया, यहां पर आपने बच्चों एफ एक्सटर्नल लगाया इसमें इस तरीके से, सही है। जैसे ही आप एफ एक्सटर्नल लगाओगे बच्चों, क्या होगा, दिस फोर्स विल डिफॉर्म द बॉडी, दिस एफ एक्सटर्नल विल डिफॉर्म द बॉडी, दिस एफ एक्सटर्नल will डिफॉर्म द बॉडी, ठीक, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि इसके शेप में चेंज आएगा। यानी कि स्टेप नंबर 2 में कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस फोर्स ने क्या किया बच्चों, इस फोर्स ने इस बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। सपोज इसको कुछ इस तरीके से कर दिया, थोड़ा छोटा बड़ा लगे तो इग्नोर कर देना, मान लो बॉडी ऐसे डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्म मतलब इसका शेप चेंज हो गया, ठीक, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें, देखिए सम bonds are broken, ठीक है। अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक हो गए। परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, बॉन्ड कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा था, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, कोई हीट वीट नहीं, कोई हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो रही थी, ठीक है ना। सारे स्प्रिंग ऐसा कंप्रेस हो रहे थे, आप अपना फोर्स हटाओगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ रहे थे सारे स्प्रिंग, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल वापस से जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, तो बॉडी जैसी थी वैसी हो जाएगी, ठीक है ना। और हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है ऐसी बॉडी, बट ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल नहीं, आपको पता है, बट फिर भी हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ यहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर क्या है, कुछ बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब समझो, मान लो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया, लेकिन ये वाला स्प्रिंग जैसा काम कर रहा था, पहले कंप्रेस हुआ, जब फोर्स हटाओगे तो वापस अपने, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक ऐसा काम कर रहा है, इलास्टिक जैसा कर रहा है। मतलब क्या होगा बताओ, जिसके बॉन्ड भाई परमानेंटली ब्रेक हो गए, वो अपने शेप में थोड़ी ना आएगा यार, उसका तो बॉन्ड ही गया बेचारे का, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर देखिए हीट के फॉर्म में एनर्जी भी लॉस होगी, ठीक। लेकिन कुछ स्प्रिंग्स कंप्रेस्ड हैं यहां पर, ऐसे ऐसे सोच लो, मतलब जैसे ही आप हाथ हाथ हटाओगे तो ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है, कंप्रेस स्प्रिंग का मतलब जो बॉन्ड में कंप्रेशन हुआ है, ऐसा सोचो, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ठीक। लेकिन हाँ एनर्जी का लॉस हो चुका है, यहाँ समस्या। तो आपने दिया था इसको 100 जूल, लेकिन स्टोर हुआ है इसमें केवल 20 जूल, बाकी सब बॉन्ड ब्रेक करने में हीट के फॉर्म में निकल गया, तो केवल ये 20 जूल से वापस आएगा ना बाहर। अब इसके पास इंटरनल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी मौजूद है, स्प्रिंग का मतलब बॉन्ड्स में, जिसको आपने कंप्रेस कर दिया है 20 जूल, तो जब बाहर आएगा 20 जूल से आएगा ना भाई, 80 जूल तो खत्म, कहीं लॉस हो गया हीट के फॉर्म में।
और आपका बॉन्ड ब्रेक करने के फॉर्म में, तो समस्या है यहाँ पर। यानी कि बॉडी को वापस उतनी एनर्जी अपने शेप में आने में नहीं, एनर्जी नहीं बची इसके पास। एनर्जी कहाँ चलेगी, मैंने बताया हीट के फॉर्म में बॉन्ड को ब्रेक करने के। ओके, सो सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड some energy is lost and some energy is lost, some energy is lost in the form of heat, लिख सकते हो in the form of heat। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा यहाँ पर। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे भाई, स्टेप नंबर 3 में आप एन इलास्टिक मटेरियल में फोर्स जब हटाओगे तो क्या देखोगे आप, ये देखिए इस तरीके से। देखो अब आपने क्या किया, फोर्स हटाया यहाँ से, सही। जैसे ही स्टूडेंट्स आप फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, पार्शियली अपने शेप में आएगी कुछ इस तरीके से। ये लो पार्शियली अपने शेप में आ रही है। ओके, सो इस बात को नोट कर लेते हैं। देख लीजिए बॉडी पार्शियली अपने शेप में आ रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ गई है, थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म है। ये देखिए परमानेंटली ऐसा डिफॉर्म नहीं हुई है, ऐसी की ऐसी नहीं हुई, थोड़ा सा रिगेन किया है शेप को उसने स्प्रिंग्स की वजह से। जहां एनर्जी कुछ ना कुछ तो स्टोर है ना, स्प्रिंग का मतलब समझ रहे हो, कंप्रेस बॉन्ड। सो व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड इट रिगेन्स पार्शियली। व्हेन एफ external is removed it regains partially, partially मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक। ओके, इट रिगेन्स पार्शियली। नाउ यदि आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं एन इलास्टिक मटेरियल के बारे में, एन इलास्टिक मटेरियल्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए नोट करिए बच्चों, which regain are those bodies, are those materials या bodies जो लिखना, are those bodies which regains partially, which regains partially when F external is removed, when F external is removed, when F external is removed, जब आप F external remove करोगे तो partially some energy is lost permanently। okay, एंड सेकेंड पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कुछ एनर्जियां हीट के फॉर्म में, बॉन्ड को ब्रेक करने के फॉर्म में परमानेंटली लॉस्ट हो गई। सम एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी इज लॉस्ट परमानेंटली, ठीक। ओके, कुछ ऐसा। अब थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड टाइप के जो मटेरियल हैं वो है आपके क्या, परफेक्टली एनालास्टिक। अब तो नाम से ही समझ रहे होगे एन इलास्टिक में क्या था। देखो इलास्टिक में क्या था, पूरा अपने शेप में आ गया, ठीक। एन इलास्टिक मटेरियल में थोड़ा थोड़ा अपने शेप में आया, ठीक। और परफेक्टली एनालास्टिक होगा तो एक बार आपने उसको कंप्रेस कर दिया, एक बार आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो वापस अपने शेप में आ ही नहीं पाएगा कभी भी, वैसा एग्जैक्टली हो जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा फोर्स हटाने के बाद भी। जैसे क्ले, बच्चे जो क्ले खेलते हैं ना, क्ले आपने देखी, क्ले को जब आप ऐसा कंप्रेस करोगे, ठीक, और छोड़ दोगे तो वो वैसा ही बना रहता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आटा जब आप लेते हो, आटा जिससे रोटियां बनाते हो, उसको भी आप ऐसा कंप्रेस करोगे, वो भी किसका एग्जाम्पल है, लगभग लगभग परफेक्टली एनालास्टिक का। आटे को आप कंप्रेस करोगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आएगा ही नहीं, ठीक, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में और बॉन्ड को ब्रेक करने के फॉर्म में चली जाती, कोई भी एनर्जी अंदर स्प्रिंग्स में स्टोर नहीं होती है जिससे कि वो वापस आ सके। हाँ लेकिन एक चीज़ है, परफेक्टली एनालास्टिक मटेरियल भी नहीं मिलेगा आपको। खुद सोचिए, आटे को जब आप दबा के ऐसा छोड़ते हो थोड़ा सा तो बाहर आता है, क्ले को दबा के छोड़ते हो उसको थोड़ा सा मैग्नीफायर से देखना, वो बाहर थोड़ा सा तो आता है। यानी कि परफेक्टली एनालास्टिक मटेरियल भी आपको नहीं मिलेगा भाई। कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे ना जिनके, या कोई ना कोई एटम ऐसे होंगे ना जिनके बीच में जो बॉन्ड है उसमें कंप्रेशन हुआ होगा और फिर से उसमें एलोंगेशन होगी बाद में, मतलब आउटर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कुछ तो एनर्जी कहीं तो स्टोर हुई होगी, ठीक। तो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं मिलेगा, परफेक्टली एनालास्टिक भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, दोनों ही नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे ही हमने हाइपोथेटिकल डेफिनेशंस बना के रखी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सो परफेक्टली एनालास्टिक materials are those which regains partially, which regains, oh I am very sorry, ये क्या कर रहे हैं हम नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं ना, सॉरी,
नंबर थर्ड पढ़ लेना, ये तो कभी अपने शेप में आएगा ही नहीं, है ना। ओके, सो इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दिखा देते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव, इसमें क्या होगा, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, the deformation is permanently, the deformation is permanently, the deformation is permanently, correct, and all energy is lost, लिख लेना भाई, very important, all energy lost in the form of heat, ठीक, in the form of bond breaking. now अब इसके स्टेप्स के डायग्राम बना लीजिए। स्टेप 1, ये कौन सा, ये आपका थर्ड वाला है, परफेक्टली एनालास्टिक। तो स्टेप नंबर 1 में बच्चों ये देखिए, आपने क्या किया, ये स्टेप नंबर 1 है, फिर स्टेप नंबर 2 है, और स्टेप नंबर 3 यहाँ पर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, एफ एक्सटर्नल लगाया बच्चों इस पर, ठीक, एफ एक्सटर्नल लगाया, ठीक। सो क्या होगा बताइए, बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड। स्टेप नंबर 2 में इसका डिफॉर्मेशन दिखा दीजिए, ये ऐसे मान लो ऐसे डिफॉर्म हो गई है, ठीक। सो दिस इज व्हाट एफ एक्सटर्नल, अब बॉडी में क्या हुआ, परमानेंट डिफॉर्म हो गई है। तो इस बात को नोट भी कर लेते हैं, बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड एंड नो एनर्जी स्टोर्ड, बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड। ये बात आप सोच सकते हो, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हुई है, मतलब वो जो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे, वो ऐसा कंप्रेस होकर किसी भी बॉन्ड में एनर्जी स्टोर नहीं हुई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो स्टोर हुई होगी। वही मैं कह रहा हूँ, परफेक्टली एनालास्टिक भी नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होता है, बट आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी होती होगी, ठीक है ना। नो एनर्जी स्टोर, कोई भी एनर्जी इसमें स्टोर नहीं हुई है। जब एनर्जी ही नहीं, तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो वापस आएगा ही नहीं, एनर्जी नहीं है भाई, वापस आने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, बॉन्ड ब्रेक करने में और हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई। हीट एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में। सो स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 में इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, मतलब आपको शेप ऐसा ही दिखाई पड़ेगा आफ्टर रिमूवल द एफ एक्सटर्नल। ओके, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, when f external is removed, okay, does not regain, yeah, gets deformed permanently, even this does not, yeah, even it does not regain slightly, थोड़ा सा भी ये वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता, थोड़ा सा भी, क्योंकि थोड़ा सा भी अपने शेप को वापस रिगेन नहीं कर सकता है, वापस अपने शेप में थोड़ा सा भी नहीं आता, एनर्जी नहीं बची है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर आपको बताए जाएंगे, कुछ टर्म्स आपको बताए जाएंगे जो कि कोलोजन को समझने में हेल्प करेगा। अब देखिए बच्चों, कोलोजन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक। तो बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल, दो बॉडीज आएंगी आपस में टकरा जाएंगी, ये बस यही कोलोजन है, और क्या, ठीक है। ऐसे भी कोलोजन हो सकता है, ये जा रही है इसको पीछे से, इससे ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, ऐसे टकरा सकती, ऑपोजिट डायरेक्शन में टकरा सकती, ये इधर जा रही है पीछे से आ रही है, ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, इसको टक्कर मार सकती है, ठीक है ना। तो कोलोजन का मतलब क्या होता है, टकराना, है ना, टकराना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला बच्चों
आपको पैरामीटर पढ़ना है, कुछ पैरामीटर ऐसे पढ़ने हैं जो कोलोजन को आपको समझाने में हेल्प करेंगे। तो पहला पैरामीटर आपको पढ़ना है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को आप पी से दिखा सकते हो, उसको हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। अब एक और बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से। मान लो बच्चों, मान लीजिए जो ऊपर वाली बॉडी है ना, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है ऐसे, ये u1 वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, और नीचे वाली जो बॉडी है वो u2 वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, u2 से v1 से, जिससे मानना मान लो ये सेकंड बॉडी u2 वेलोसिटी से जा रही है इस तरीके से। अब आपको देखने में साफ साफ लग रहा है टकरा जाएंगी, भाई चेक कर लो ना, टकरा जाएंगी, ये वाला हिस्सा इससे टकराएगा। अगर इसको हम आगे चला दें स्ट्रेट लाइन में इसी तरीके से, ऐसे टकरा जाएगी, ठीक, ओके। अब इसी बात को समझने के लिए हमने एक पैरामीटर डिसाइड किया जिसको हम पी से दिखाते हैं, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से चेक करो, देखो ये देखो, ऊपर वाली बॉडी का जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि जिस लाइन के अलोंग आपने वेलोसिटी दिखाई, और वेलोसिटी भी आपने ये कौन सी दिखाई होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी, u1 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी, u2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये u1 वाली लाइन जो है और u2 वाली जो लाइन है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप ले लोगे, कौन सा डिस्टेंस, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटीज के बीच का, ये वेलोसिटीज के बीच का ये वाला डिस्टेंस अगर आप ले लोगे, इसको आप p से दिखाओगे, किससे दिखाओगे, इसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, p, ठीक है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, एक तरीके से it is the perpendicular distance between the velocities, it is perpendicular distance between the lines, ये वाली ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को क्या बोलोगे, द लाइन्स along which the velocities act, जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटीज है, ऊपर वाली बॉडी की वेलोसिटी ये व्हाइट वाली लाइन के अलोंग, और नीचे वाली बॉडी की वेलोसिटी ये येलो वाली लाइन के अलोंग। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ वेलोसिटीज, लाइन ऑफ वेलोसिटीज, बिटवीन द लाइन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करिए जरा, एक काम करते हैं, देखिए जरा, केस नंबर 1, इफ p इज इक्वल्स टू 0, ठीक, इफ p इज इक्वल्स टू 0, अगर p 0 हो जाए तब क्या होगा, इसको कम करते जाओ कम करते जाओ, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। देखो अगर इस p को तुम कम करोगे तो क्या हो जाएगा, भाई थोड़ा सा देखिएगा जरा, यहाँ पर यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, जस्ट समझाने के लिए डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग u1, और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग u2, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक, u2। नाउ अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आपने क्या बोला, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक। अगर इसको 0 कर दो तो 0 कैसे करोगे बताओ, ये देखो ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो देखो p और कम हो गया, ऐसे करोगे तो p और कम हो गया, ऐसे जब ये आ जाएंगी आमने सामने, बिल्कुल दोनों का सेंटर ऑफ मास आमने सामने जब आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे, तो ये p 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो अगर p इज 0 हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे, ये इसको हेड ऑन कोलोजन बोलते हैं। अगर p की वैल्यू 0 हो गई, ये p रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस वेलोसिटी ऑफ लाइन की डायरेक्शन ये है और इसकी, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0 है। अब कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, भाई चेक करो ना, पहले ये वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस था, अब ये वाली और ये वाली लाइन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, इसको बढ़ा लो आगे इस तरीके से, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, तो ये आके ऐसे हेड ऑन कोलोजन करेगा, ठीक है। तो अगर p का वैल्यू 0 है, इस कंडीशन में आप देख सकते हो, इफ p इज इक्वल टू 0 देन दिस टाइप ऑफ कोलोजन इज नोन एज हेड ऑन कोलोजन, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेड ऑन कोलोजन, ओके, आमने सामने बिल्कुल टकराता है, ओके, दिस इज नोन एज हेड ऑन कोलोजन, हेड ऑन कोलोजन, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। और अगर आपको बनाना हो तो यहाँ ग्राउंड बना सकते हो इस तरीके से, ये ग्राउंड है सपोर्ट के लिए, हाथ से ही बना देते हैं। फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन उक्शन नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, मान लीजिए बच्चों p का वैल्यू r1 प्लस r2 से छोटा है, इफ p इज लेस देन
R1 प्लस R2। अब देखते हैं ये R1 R2 क्या है। ये देखो स्फेरिकल बॉडी इस तरीके से दिखाई, ये समझने के लिए दिखाया है, ठीक है ना। और ये देखिए ऊपर वाली बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा वेलोसिटी का, ये u1 वेलोसिटी से जा रही, और नीचे वाली का ये रहा, ये इस तरीके से u2। सही है। अब थोड़ा ध्यान से चेक करना बच्चों, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो ये और ये रेडियस है इसका R2, और इसका रेडियस कितना है R1। सही है। या आप इसका रेडियस कितना है R2 और इसका रेडियस कितना है R1। ठीक, अब आप खुद सोचो जरा, इस टाइम आप बड़ा क्लियर यहां से देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी कौन सी, ये जो डिस्टेंस है, देखो चलो इस डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करो। दोनों वेलोसिटी u1 और u2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप किससे दिखाते हो, p से, इंपैक्ट पैरामीटर। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपैक्ट पैरामीटर। अब बताओ साफ साफ देखो जरा इस डायग्राम में, साफ साफ देखो p की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटा है यार, इतना अंदाजा तो लगा सकते हो ना, इतना अंदाजा तो लगा सकते हो ना। और देखो अगर नहीं लगा पा रहे हो तो यहाँ से देखो, ये रेडियस इसका R2 है, तो एक बार बताओ R2 डिस्टेंस इतना है, R1 इतना है, तो R1 प्लस R2 से छोटा ही तो है, R1 प्लस R2 से छोटा ही तो है ये p, तो p इज लेस देन R1 प्लस R2। तो कोलोजन कैसा होगा, ऐसा कोलोजन होगा, ये आएगी और ऐसे, अब हेड ऑन कोलोजन नहीं करेगी, ये देखो ए यहाँ पे कांटेक्ट होगा, ध्यान दो जरा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देख रहे हो। पहले क्या था, u1 और u2 वाली लाइन एकदम आमने सामने आ रही थी, हेड ऑन कोलोजन। ये देखो अब क्या हो रहा है, कोलोजन तो हो रहा है, u1 वाली लाइन u2 को मिस कर जा रही है, और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप के कोलोजन को, जब p इज लेस देन R1 प्लस R2, इस टाइप के कोलोजन को हम ऑब्लिक कोलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलोजन्स। ठीक है, बस ये सब चीजें एक बार ऐसे देख लीजिए, कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा अभी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड केस। थर्ड केस में इफ p इज जस्ट इक्वल टू R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन R1 प्लस R2, और p इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक, अगर ऐसा होता है, देखो ये तो आपको अंदाजा लग रहा होगा p का वैल्यू अगर R1 प्लस R2 के इक्वल है ना, तो ये दोनों बॉडी जस्ट टच करके जाएंगी। कुछ रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये एक रेफरेंस लाइन ले ली मैंने, ये u1 वेलोसिटी से इधर, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका जो नीचे दिखाया मैंने, ये u2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है मान लीजिए। ठीक, तो u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को आप p बोलते हो, ठीक है ना। तो ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर है p, बताइए ये क्या है, p है। अब आप देख लो p, अब आप देख लो p इज एग्जैक्टली इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि यहां से यहां तक ये R1 है और यहां से यहां तक R2 है। ठीक, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस क्या है, R2 है। सही है, R1 और R2। ओके, सो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 ही तो होगा, तो P इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी जस्ट टच करके जाएंगी, जस्ट टच करके जाएंगी। कैसे, ये देख लीजिए, ऐसे ये आमने सामने, मैं तो एक को ही चला के दिखा रहा हूँ, दोनों ही चलेंगी, ये इस तरीके से आएगा और इसको यहाँ जस्ट ये टच करेगा। तो इस टच करने को यहाँ पे जो टच कर रहे हैं, जस्ट टच, इसको कोलोजन नहीं माना जाता है। ठीक है, नो कोलोजन, इसको फिजिक्स में आप नो कोलोजन का नाम देंगे। इसको टच करने को टक्कर नहीं माना जाता है, इसमें नो कोलोजन वाला केस हो जाए, जस्ट टच करके निकल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो P इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 अगर हो जाए तो फिर नो कोलोजन। ये देखिए ये बॉडी और ये दूसरी बॉडी, ये लीजिए ऊपर वाली जो है वो u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में और नीचे वाली u2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। सही है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, अब तो आप भी समझदार हो इसमें। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो बच्चों, दोनों वेलोसिटीज के बीच का अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, इसी को आप इंपैक्ट पैरामीटर P बोलोगे। अब आप साफ साफ देख सकते हो, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। देख लीजिए इसका रेडियस कितना है R1 और इसका रेडियस कितना है R2 है। सही है ना। ये हो गया आपका क्या R1 और ये हो गया आपका R2। आप देख सकते हो P का वैल्यू R1 प्लस R2 से बहुत ज़्यादा है,
अरे यार R1 प्लस R2 से P बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है, दिख रहा है। ठीक, सो हेयर P इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, सो नो कोलिजन, नो। ये थर्ड केस है। तो बच्चों ध्यान दो, चाहे ऐसा हो जाए चाहे ऐसा, नो कोलिजन, टच करके जाए तब भी नो कोलिजन, और यहाँ तो कोई कोलिजन नहीं है ना, समझ लोगे इसको ऐसे। चलो ये ऊपर से निकल जाएगी, ऐसे ऐसे कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा दोनों में, नो टचिंग, कुछ नहीं होगा, नो कोलिजन, कोई टक्कर नहीं होगी। ठीक, नाउ अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, नेक्स्ट पैरामीटर आपको समझना है। अभी आपने इम्पैक्ट पैरामीटर समझा, नेक्स्ट पैरामीटर आप कह सकते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, तो जवाब है जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोला सर? द लाइन अलोंग विच, द लाइन along which, the line along which force act, force along which force act at the collision, at the collision। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग को अलोंग का मतलब ही नहीं पता भाई, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे जिस लाइन के अलोंग फोर्स वाला वेक्टर होगा। अलोंग मतलब उससे लग के होके जाता हुआ। आइए दिखाते हैं। दिखाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, या पढ़ाते पढ़ाते बता दूं। चलो देखो, मान लो बच्चों हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ठीक, ये ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है, और स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स जरा, ये कैसा है आपका? स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन एक्शन वाला नहीं मिलेगा भाई कोलिजन में, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, नाउ ये देखिए, ये इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से आ रही है, ठीक, ये ठीक, और ये इसका सेंटर, ठीक, दोनों की ये देखिए, इसकी वेलोसिटी को दिखाया मैंने कैसे? u1 से, और इसकी वेलोसिटी को दिखाया मैंने कैसे? u2 से, u1 और u2, सही है। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, हेड ऑन कोलिजन है, साफ साफ दिख रहा है आपको, p की वैल्यू 0 है, ठीक, दोनों वेलोसिटी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कोई डिस्टेंस ही नहीं है यार, देख लो ना, एक ही लाइन के लॉन्ग है दोनों, है ना। सो p का वैल्यू 0, सो हेड ऑन कोलिजन है। कैसा है? हेड ऑन। अब यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करो। पता है, जैसे ही दोनों टकराएंगी, यानी कि दोनों में कोलिजन होगा, तो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो, याद आया। और क्योंकि हमने बॉडी यहां स्फेरिकल दिखाई हुई है आपको, ठीक, तो फोर्स अलोंग द रेडियस लगेगा, याद आया। और पहले दोनों की टक्कर करा दो इस तरीके से, ठीक, पहले दोनों की टक्कर करा दो इस तरीके से। जब दोनों टकरा जाएंगी, है ना, अब मान लो टकरा गई हैं दोनों, ये वाली देखो, मान लो टकरा के, अब टकरा के फिर से ऐसे दूर दूर जा सकती हैं, या डिपेंड करता है कि वो सब केसेस हम आगे जब सवाल वाल लगाएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है, कौन कहाँ जाएगी। मान लो जस्ट कुछ भी मत मानो यार, तुम कुछ भी मत मानो, बस तुम इतना सोचो। देखो, ये वाला जब इस पे टक्कर मारेगा और ये वाला तो ये उस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे मानते हो कि नहीं? क्या मैंने सही कह दिया? ये वाली इस पे ऐसे धक्का लगाएगी, धक्का लगाने का मतलब है फोर्स, ये लो, ठीक। और जितना फोर्स ये उस पे लगाएगी, जितना फोर्स ये उस पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन लॉ से, इसने किया एक्शन इस पे, तो रिएक्शन इस पे आएगा, बताओ, तो उतना ही फोर्स इसको मिलेगा, ठीक। तो बस ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन बीच में बनी हुई है, बना देते भाई येलो कलर से, लो, ठीक, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, इस लाइन को ही आप क्या बोलोगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस लाइन को ही आप क्या बोलोगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक। ओके, अब सुनो, ये जो फोर्स बन रहा है ना, इस बॉडी पे इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा ये भी, और इस बॉडी पे भी इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पूरे सिस्टम पे, दो बॉडी का सिस्टम था, दोनों का कोलिजन हुआ, भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, चेक कर लो। बोलेगा सर ये दिख तो रहे भाई, जब पूरा सिस्टम ले लोगे ना ऐसे, तो ये वाला 5 न्यूटन इधर और ये -5 न्यूटन इधर, नेट फोर्स कितना आ गया? 0। वो इंटरनल फोर्सेस है यार, इसने उस पर लगाया, उसने उस पर लगाया,
दो दो पार्टिकल थे आपके पास या दो बॉडी थी, इसने इस पे लगाया, इसमें दोनों बॉडी का आप सिस्टम मान के चल रहे हो, तो ये इंटरनल फोर्सेज जैसा बिहेव करेगा। ठीक, और एक बात बता दूं कि ये फोर्स आया कहाँ से होगा। ठीक, जब इसने इसको कांटेक्ट किया होगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल जो बने होंगे, है ना, उसी की वजह से कहीं ना कहीं फोर्स आया। नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो वहीं वहीं से कहीं ना कहीं फोर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे, और ये दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, अच्छा, चलो अब देखो जरा, अब मान लो, लिख देते हैं इस बात को, इफ वी कंसीडर दीज टू बॉडी एज अ, या in this system of two body, in this system of two body, system of two bodies, ये जो आप दो बॉडी का सिस्टम मान के चल रहे हो, ठीक है ना, इन दिस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, these two forces are internal forces, these two action reaction are internal forces, are internal forces, so F external is equals to 0, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, सो मोमेंटम इज कंजर्व, P इज वेक्टर P, P का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, मोमेंटम यहाँ क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, चलो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कैसा, ऐसा, ये डायग्राम देखिए जरा। ठीक, अब कुछ लोग तकलीफ में आ जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखो, देखो जरा, ये बॉडी यहाँ से आ रही, ये वाली, ये फर्श है, फ्लोर है, और मान लो ये वाली बॉडी आ रही है और ये थीटा एंगल पे यहाँ पे टकराएगी, मान लो ये यहाँ से थीटा एंगल के साथ टकराएगी, और ये रहा इसका सेंटर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे यू वेलोसिटी से आ रही है। ठीक, अब देखो जब इसका फ्लोर के साथ कांटेक्ट होगा तो पता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या आएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या आएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, जिसके अलॉन्ग फोर्स लगता है, ये रही लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिसके अलॉन्ग फोर्स लगता है। ठीक है, द लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट्स एट द कोलिजन। अब देखो जरा, जब कोलिजन होगा, आइए जरा करवा देते हैं भाई कोलिजन, आ जाओ, ये वाली बॉडी आएगी और देखो ये ऐसे, ये ऐसे जैसे ही कांटेक्ट करेगी ये ऐसे आ रही। ठीक, अब देखो टकरा के कौन कहाँ जाएगा वो छोड़ो, फ्लोर तो वहीं रहेगी, ये टकरा कहीं चली जाएगी वो छोड़ो, लेकिन जिस टाइम टक्कर होगी सोचिए, यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा, तो जब यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा और ये रहा इसका सेंटर, सोचो कांटेक्ट पे क्या बनता है, नॉर्मल फोर्स। कहने का मतलब है कि इस कांटेक्ट पे ये वाली जो बॉल है जो स्फीयर है, ये फ्लोर पे ऐसे नॉर्मल देगा, तो इसने इस पे किया एक्शन, और ये पलट के इसको क्या देगा, रिएक्शन, यानी कि इस पे इस तरीके से लगेगा। तो ये वाली जो लाइन है भाई, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर ना, तो फ्लोर पे परपेंडिकुलर ऐसा, इसने इसको नॉर्मल दिया, और इस बॉल पे परपेंडिकुलर कहां से जाएगा, इसके सेंटर से। भाई इस फेयर में परपेंडिकुलर कहां से पास होता है, सेंटर से, सही है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये नॉर्मल वाले जो फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या रहा, देखो बॉडी ऐसे आ रही लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहा, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, ये जो डॉटेड लाइन अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर से, ये कुछ लोग सोच रहे होंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये गलत, जैसे ही इसको कांटेक्ट करेगा, तो भाई कांटेक्ट जब करेगा तो उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, तो नॉर्मल क्या होता है बताओ, नॉर्मल ये फ्लोर पे ऐसा परपेंडिकुलर होगा और इस स्फीयर पे ऐसा परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहा, ये रहा क्या तुम्हारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये नहीं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके अलोंग फोर्स लग रहे हैं नॉर्मल वाले, इसके अलोंग लग रहे हैं। ठीक, नाउ अब इसी तरीके से मान लो ओब्लिक कोलिजन हो रहा हो, एक तो ये दिखा दिया आपको, एक और देख लीजिए ओब्लिक वाला, है ना, मान लो एक ऐसा कोलिजन हो रहा हो, ओब्लिक में आप समझते हो क्या होता है, हेड ऑन ना हो वही ओब्लिक है, और टच करके ना जाए, और ये वाली सिचुएशन ना हो, तो ओब्लिक वाला कुछ ऐसा था जहाँ P इज लेस देन R1+R2, ये ऐसा आके यहाँ पे कांटेक्ट करेगा, बताया था अभी, ये ऐसा आके यहाँ पे कांटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट फोर्स बनाओगे, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से जाती है, अलोंग द या थ्रू द सेंटर, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, मान लो ये बॉडी ऐसे, ये बॉडी ऐसे,
ठीक, यहाँ पर क्या है आपका P इज लेस देन R1 प्लस R2, यही केस था, चेक कर लो ऑब्लिक कोलिजन का, कहाँ गया, P इज लेस देन R1 प्लस R2, तो ऐसा कांटेक्ट करेंगे ये आके, तो यही वाला डायग्राम मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ। ठीक, अब खास बात है, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। एक बात बता रहा हूँ, ये U1 वेलोसिटी से इधर जा रही थी और ये U2 वेलोसिटी से इधर जा रही थी, वो अलग बात है, लेकिन जब ये ऐसे आ रही तो कांटेक्ट तो यहाँ पे हुआ। ठीक, तो नॉर्मल वाले फोर्स यहाँ पर बनेंगे और नॉर्मल वाले फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्फीयर के परपेंडिकुलर कैसे होगा या सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इसी लाइन के लॉन्ग तो होगा, ये देखो यही तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, दोनों के सरफेस पे यही वाली लाइन तो परपेंडिकुलर होगी, तो इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा। इसने इस पे लगाया एफ फोर्स, तो इसने भी इस पे लगाया एफ फोर्स, तो वेलोसिटी वाली लाइन लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं, ये वाली लाइन येलो कलर की, ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दे जरा, देखो कहीं पर भी कोलोजन हो रहा हो, ठीक, ध्यान सुनो, फिर से बता देता हूं, कहीं पर भी इसी बात को मैं लिखूंगा भी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जब भी कोलोजन हो रहा बच्चों, ठीक, अगर आप इंडिविजुअल बॉडीज को देखोगे, मतलब आपने इसको छुपा लिया, इसको देखा केवल, तो भाई अगर तुम इसको देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर एक ही बॉडी को देख रहे हो तो उसमें मोमेंटम नहीं कंजर्व रहेगा, उसका तो यार वेलोसिटी चेंज ही होगा ना, टकराने के बाद मास नहीं चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा, तो इंडिविजुअली m इंटू वी से इसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर इसको छुपा के इसको देखोगे तो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। मान लो ये u2 वेलोसिटी से आ रही थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, और ये u1 वेलोसिटी से जा रही थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों का मोमेंटम इंडिविजुअली चेंज होगा, पूरे सिस्टम का नहीं चेंज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब दोनों बॉडी को एक साथ लोगे ना, पूरा सिस्टम मानोगे, तो दोनों जब पूरे पूरे को सिस्टम मान लोगे आप, ठीक है ना, तो एफ एक्सटर्नल तो जीरो है, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो दोनों को देखो इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, क्या पता इसने मोमेंटम लॉस किया हो, उसने गेन किया हो, उसने लॉस किया हो, इसने मोमेंटम गेन किया हो। ठीक, कुछ लोग यही नहीं सोच पा रहे हैं मोमेंटम लॉस और गेन कैसे होता है। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दोनों टकराएंगे, मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा भाई, वेलोसिटी का तो होगा, ऐसे सोचो, क्या पता जो तेज चल रहा था वो धीरे हो गया हो तो इसकी वेलोसिटी उसमें चलेगी। अजीब सी बात है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, मास थोड़ी ना चेंज होंगे, है ना। अगर इसने मोमेंटम लूज किया, मोमेंटम लूज करने का मतलब है मोमेंटम दो तरीके से लूज किया जा सकता है, या तो मास से, या तो वेलोसिटी से। P बराबर एम वी, एम पे भी डिपेंड करता है, वी पे भी डिपेंड करता है, तो भैया मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा ना इसमें से उसमें, या वाले ऑब्जेक्ट में से इसमें, ऐसा तो है नहीं इसमें से मास निकल के इसमें चला जाएगा या इसमें से मास निकल के इसमें, तो क्या होगा, जवाब वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसकी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा इसकी वेलोसिटी इसमें चली गई, इसकी, भैया ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि m इंटू वी इसका चेंज हो जाएगा, मान लो इसका m इंटू वी कम हो गया, तो उतना ही m इंटू वी उसका बढ़ जाएगा, जितना मोमेंटम लॉस करेगा उतना ही वो गेन करेगा, जितना वो लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा। अभी धीरे धीरे और समझाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो, सुनो, अब देखो, अभी सब समझ में आएगा, रुको, अब इसी बात को मैं लिख दूं कि इंडिविजुअली तो दोनों का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। सो व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड, व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड, व्हेनेवर two bodies collide, F external is equals to 0. The force of interaction is an internal forces. The force of interaction मतलब दोनों ने जो एक दूसरे पे फोर्स लगाया वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाया इस पूरे के सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं भाई, वो इसने इस पे किया एक्शन तो इसने इस पे किया रिएक्शन। अगर इस पूरे सिस्टम को उठा के देखोगे तब भी नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो, पूरे सिस्टम पे, इंडिविजुअल बॉडी पे नहीं, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, एक तरीके से जीरो। अगर आप देखोगे ये 5 न्यूटन तो ये -5 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इंटरनल फोर्सेस भी एक दूसरे कैंसिल कर देना अगर पूरे सिस्टम के लिए देखोगे।
और एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा नहीं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, 0। Whenever two bodies collide, the force of interaction is, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब जो एक दूसरे पे लगा रहे थे वो, है ना, चाहे ये नॉर्मल वाले हों चाहे ऐसे हों, ये भी नॉर्मल के कारण ही बना होगा, कांटेक्ट के कारण, ठीक है ना। चलो, whenever two bodies collide, F external, the force of interaction is an internal force, is an internal force, यही जो F एक बॉडी दूसरे पे लगाती है ना, वो इंटरनल फोर्सेस हो गए, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 0। सो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P एट द मोमेंट ऑफ, एट का मतलब एट द मोमेंट ऑफ कोलोजन, एट द मोमेंट ऑफ कोलोजन इज इक्वल्स टू P फाइनल। क्या सर, क्या सर, क्या सर, ये दो बॉडीज है, ठीक, ये U1 वेलोसिटी से जा रही है और ये U2 वेलोसिटी से जा रही है, हेड ऑन कोलोजन हो रहा है मान लो, या कैसा भी कोलोजन हो रहा है। ये P इनिशियल है, मतलब इस टाइम जितना भी इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम में, ठीक, इसका मास मान लो कितना है, m1 है, और इसका मास मान लो कितना है, m2 है। तो ये क्या है, अभी टकराई नहीं, ये इनिशियली, ये टकराने से पहले का डायग्राम है, ठीक। अभी ये इस तरीके से अप्रोच कर रही है और ये अभी आपस में टकराएंगी, तो इस टाइम जितना मोमेंटम होगा वही एट द टाइम ऑफ कोलोजन, मतलब जस्ट जब दोनों कोलाइड कर रही होंगी, मतलब जस्ट जब दोनों ने इंटरेक्ट किया होगा, जस्ट टच किया होगा जब दोनों ने, तो उस टाइम जो मोमेंटम है। और आफ्टर कोलोजन ये टकरा के फिर से दूर दूर हो जाएंगे, अब कौन कहाँ जा रहा है वो सब छोड़ो, वो सब सवालों में पता चलेगा आपको, लेकिन मोटी मोटी बात ये है बच्चों, क्या, आफ्टर वाला, एट द इंस्टेंट वाला और बिफोर द कोलोजन वाला, हर एक टाइम मोमेंटम क्या है, सेम है, इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P एट द टाइम ऑफ कोलोजन इज इक्वल्स टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलोजन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। So momentum is conserved. Momentum is always conserved for whole system. So momentum is conserved for whole system, for whole system. ठीक. Now line of impact is that line on which the force of interaction acts. Line of impact is that line on which, ये तो मैं बता ही चुका हूं, फिर से लिख लो, on which force of interaction acts, force of interaction act। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब जब बॉडी दोनों आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही हैं उसी को हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, फॉर इंडिविजुअल बॉडीज मोमेंटम विल चेंज, फॉर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअली देखोगे तो दोनों का मोमेंटम अपने आप में अलग अलग में चेंज होगा, बट पूरे सिस्टम के लिए नहीं चेंज होगा। फॉर इंडिविजुअल बॉडीज momentum will change, but P total का मतलब total momentum of the system is equals to conserved, ठीक है। इंडिविजुअली बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, ठीक। एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए एक ट्रक है, ये इस तरीके से, ये ट्रक है इस तरीके से, ठीक। नो, अब इसका मास है मान लीजिए कैपिटल M, इसका मास कितना है, कैपिटल M, और मान लो ये V0 वेलोसिटी से जा रही है, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। और ये कार है, और कार है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये कार है इस तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये इसका मास M है और ये रेस्ट पे, मान लो ये रेस्ट पे, ठीक है, ये रेस्ट पे, ठीक है ना। चलो, अब ये ट्रक आ रही है, इस पे टक्कर मारेगी, तो टक्कर मारेगी वो बात की बात है, बट बिफोर कोलोजन P इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, ये ट्रक इधर जा रही M इंटू V0 इसका हो जाएगा, और चाहो तो आई कैप लगा लो क्योंकि इधर जा रही पॉजिटिव में है ना, वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ,
समझ जाना आप, m इंटू वी नॉट, और उसके बाद प्लस इसका मास कितना है m, क्योंकि ये कार रुकी हुई है, ये कार रेस्ट पर है, फ्रिक्शन नहीं भैया, फ्रिक्शन 0 है, ठीक। m इंटू इसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, m इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है तो m इंटू 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू वी नॉट, ठीक। अब क्या होगा बताओ, ये ट्रक जब इसको टक्कर मार देगी तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी और ट्रक की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो लेट अस से आफ्टर कोलोजन का डायग्राम कुछ इस तरीके से, आफ्टर कोलोजन, मान लो बच्चों ये ट्रक है आपकी, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया बट ट्रक वही है ना, मास तो आपका वही रहेगा ट्रक का, लेकिन वेलोसिटी मान लो ट्रक की चेंज होके कुछ और हो गई, लेट अस से v कर दो, v1 कर दो, जो करना है कर लो, लेट अस से v1, और कार, अब देखो सीधी सी बात है भाई, कार ये जो थी जिसका मास स्मॉल m था, ये इधर ही तो जाएगी यार टक्कर खा के, बेचारी रुकी हुई थी, ट्रक ने टक्कर मार दिया, तो ये v2 वेलोसिटी से उधर जाएगी, ठीक। यदि आपको यहाँ आई कैप लगाना हो तो लगा लो कि इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो p इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा ऐसा आई कैप, ठीक है ना। अब p फाइनल निकाल लो, और खास बात यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, f एक्सटर्नल कितना है, 0 है, कोई भी फोर्स एक्सटर्नली नहीं लगा है, ठीक है। जब इसने इसको टक्कर मारा होगा तो इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसने पलट के इस पे फोर्स लगाया होगा, दिखा सकते हैं, इसने इस पे लगाया F तो एक्शन हो गया, और इसने कार ने ट्रक पे लगाया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, तो ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर इस पूरे सिस्टम को देखोगे, दोनों को मिलाकर हमने सिस्टम बोला है, ठीक, तो 5 न्यूटन उधर लगा, 5 इधर, कैंसिल आउट हो गया, नेट फोर्स इंटरनल 0 हो गया, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं कहीं पे, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो पी फाइनल निकाल लीजिए, ठीक है ना। सो पी फाइनल निकालोगे तो अब बताओ फाइनल मोमेंटम कैसे होगा भाई, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी वन आई कैप, एम इंटू वी वन आई कैप, और प्लस उसका मोमेंटम कितना होगा कार का, एम इंटू वी टू आई कैप, ठीक। बस अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सो एफ एक्सटर्नल 0 है, सो मोमेंटम कंजर्व, सो मोमेंटम कंजर्व, यानी क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, सो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से देख लो भाई, पी इनिशियल कितना था तुम्हारा, एम वी नॉट आई कैप, एम वी नॉट आई कैप इज इक्वल्स टू पी फाइनल कितना है चेक कर लो, एम वी वन आई कैप प्लस एम वी टू आई कैप, कैपिटल एम वी वन आई कैप ये ट्रक का हो गया, और एम वी वन एम वी टू आई कैप ये कार का हो गया, ठीक। टकराने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू टकराने के बाद, बाकी आप आई कैप लेके हटा दोगे, उधर से कॉमन लेके हटा दोगे, एम वी नॉट इज इक्वल्स टू एम वी वन और प्लस स्मॉल एम वी टू, ये एग्जाम्पल की इक्वेशन आ गई, ये लीजिए। तो बस ये एक ऐसे एग्जाम्पल था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, अब कुछ केसेस डिस्कस करने, अगर हम लोग डिस्कस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्टोरेशन, अभी अभी जो क्लासिफिकेशन किए थे ना उनकी बात कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन रिस्टोरेशन का मतलब जब आप फोर्स हटा लोगे तो बॉडी पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी, मतलब रिगोन हो जाएगी, वापस वैसे शेप में आ जाएगी, या पार्शियली होगी या बिल्कुल नहीं होगी, तो ये चीज़, ठीक है ना। नाउ तो इसमें हमने क्या देखा था, 3 तरीके की बॉडी देखी थी, कौन कौन सी, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी क्या थी एनएलास्टिक, एंड परफेक्टली एनएलास्टिक, याद है। सो एक बॉडी थी परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी थी आपकी एनएलास्टिक, एंड थर्ड क्या था आपका परफेक्टली इनएलास्टिक, सही है, ये तीनों था आपका। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम जरा एक केस लेते हैं और कुछ डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान देना जरा, देखो एक काम करें यहीं पे बना ले, चलो देखो, मान लो बच्चों ये सरफेस है इस तरीके से, फ्रिक्शनलेस है भाई, फ्रिक्शनलेस है, ठीक, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और एक बॉडी ये इस तरीके से, ठीक, इसका मास m1 और इसका मास हो गया m2 मान लो, ठीक। अब मान लीजिए मानने में क्या जा रहा है, ये हेड ऑन कोलिजन कर रही है मान लो, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना देते हैं,
इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा, ये u1 वेलोसिटी से आ रही थी और ये u2 वेलोसिटी से ऐसे आ रही थी आमने सामने, ठीक, ऐसे आमने सामने आ रही थी, ऐसे टकरा जाएंगे, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक, इसका मास m1 और इसका मास m2। जब टक्कर हो जाएगी बच्चों, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होके v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 से चेंज होके v2, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यार, दो चीजें टकराएंगी तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सही है। तो ये क्या हुआ, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये क्या आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की पिक्चर है, अभी टकरा जाएंगे, रुक जाओ, अभी टकराने से पहले की पिक्चर है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, ध्यान सुनो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, या एक काम करो यार, एक काम करो, सुनो, इसको छोड़ के समझ लो जरा, इसको ऐसे आमने सामने मत करो, आमने सामने मत करो, आमने सामने मत करो, है ना, ऐसे कर लो, सही है। अब देखो जरा, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है और ये u1 वेलोसिटी से आ रही है, ठीक। अब बताओ, हम कह रहे टक्कर हो जाएगी, कब टक्कर होगी, जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा। खुद सोचो यार, ये धीरे धीरे चल रही हो और ये तेज चल रही हो, मतलब समझो टक्कर तब होगी जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा। भाई ये जा रही, इसके पीछे पीछे आ रही, ये इसमें तभी टक्कर मारेगी जब ये तेज चल रही होगी। तो जब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, यानी कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, ध्यान सुनो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को ऐसे डिफाइन किया गया, कैसे, ऐसे, कहां पर करेंगे, यहीं पे कर दें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है क्या, u1 माइनस u2, ठीक, u1 माइनस u2, ठीक है, ज्यादा वाली वेलोसिटी में से कम को घटा दो, ये इसको तभी टक्कर मारेगी जब ये तेज चल रही होगी इससे, ये 5 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, 10 माइनस 5 5, ये 10 से, ये 5 से, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2, समझ गया क्या चल रहा है। एक बॉडी m1 मास की ऐसे जा रही है, m2 मास की भी ऐसे जा रही है, m2 m1 मास की बॉडी m2 मास का पीछा कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये जाके इसको टक्कर मार ही देगी कभी ना कभी, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, u1 माइनस u2। अब देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहां पर देखिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे ही टक्कर हो जाएगी उस टाइम का डायग्राम देखिए, वही बॉडीज है, अब हमने क्या करा, इनकी टक्कर करवा दी, ठीक। ये मास m1 की बॉडी थी और ये मास m2 की, बॉडीज वही हैं, इनकी अब टक्कर हो चुकी, मास तो नहीं चेंज होगा, मास m1 m2, लेकिन वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 v2, सही। तो वेलोसिटी हो जाएगी v1 v2, मास m1 और मास m2, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1, टकराने के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, ठीक। तो ध्यान सुनिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे डिफाइन किया गया, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे डिफाइन किया गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे डिसाइड किया गया, v2 माइनस v1 से, कैसे। अब बोलेंगे v1 माइनस v2 क्यों नहीं हुआ, आप ध्यान दो, v2 माइनस v1 ही करोगे आप बस, ठीक, क्योंकि यहाँ से हम एक कभी कांस्टेंट निकाल लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, ओके। तो ये v2 माइनस v1 करने से ही वो पॉजिटिव आएगा, आप टेंशन ज़्यादा मत लीजिए टेंशन ज़्यादा मत लो, टेंशन तुम्हें इसलिए हो रही है ना, तुमने अभी सवाल नहीं किए इसके, सवाल करोगे अपने आप साइन आ जाएंगे यार प्लस माइनस वाले, उसकी क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, अभी के लिए बस तुम देखो, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो अभी हम इसी तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी कम, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को डिफाइन किया गया u1 माइनस u2 से। और जब ऐसा होता है जो हो रहा है यहाँ पर, जब ऐसा होता है, जो हो रहा है यहाँ पर क्या, u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक। मास के बारे में भी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सब सवाल करते करते, डेरिवेशन करते करते धीरे पता चलेगा, बस आप ध्यान सुनो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, v2 माइनस v1 से डिफाइन किया गया, ठीक। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की v1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को v2 माइनस v1 से डिफाइंड किया गया, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, हम एक रेशियो निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, हम एक रेशियो निकालते हैं, ठीक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, ठीक। तो फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशियो लीजिए किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो रेशियो लोगे आप,
ठीक है ना। इस रेशियो को ई के नाम से जाना जाता है। क्या? ई के नाम से जाना जाता है। या तो ये जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, या तो वन होगा। ठीक, मतलब जीरो से लेके वन के बीच में हो सकता है, इंक्लूडिंग वन, अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ। ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस ई को बच्चों क्या नाम दिया जाता है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सही। नो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बताओ? v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था? u1 माइनस u2। सही। ओके, क्या सिचुएशन है, चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? दो बॉडीज थी, मास m1 m2, ये u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से, u1 इज ग्रेटर देन u2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, और टकराने के बाद पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी मान लो v1 हो जाती, दूसरे वाली की v2 हो जाती, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1। जब आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो ले लिया तो v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी रेशियो को ई क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बड़ा मजेदार इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इस पेज पे देखिए, इस पेज पे देखिए, कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, उसको ध्यान से चेक करिएगा। ठीक, नाउ ये एक सरफेस ले लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, ये एक सरफेस है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, ये मटेरियल के नेचर के बारे में भी बता देगा आपको। कैसे? यहां पर ध्यान से चेक करिए कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर परफेक्टली इलास्टिक के बारे में। परफेक्टली, एक एक कलर से मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। परफेक्टली इलास्टिक, हाँ भाई, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या होते थे? याद करो, क्या होते थे? फोर्स लगाया, जितना आपने वर्क किया फोर्स लगा के, सारा का सारा एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता था। स्प्रिंग सारे कंप्रेस हो जाते थे, जैसे ही फोर्स हटाओगे सारी की सारी एनर्जी से वापस वर्क डन करेगा पलट के, और वापस अपने शेप में आ जाएगा सिस्टम। यही होता था, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता था, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता था। याद है? तो ध्यान से चेक करो, एक बॉडी हमने ले ली। ठीक, देखिए ये एक बॉडी हमने ले ली बच्चों, और ये बॉडी इस लाइन के लॉन्ग गिरती है, ये इस तरीके से। ठीक, जरा समझिएगा। देखिए, अभी कोलोजन कब होगा बताओ? जब ये इस पे टकराएगी। तो जैसे ही इस पे टकराएगी बच्चों, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से टकराती है। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? अब कुछ लोग बेचारे घूम जाएंगे, वहां फॉर्मूला लगा रहे हो, अरे यार जितनी वेलोसिटी से आ रहा है, चेक कर लो, ग्राउंड तो रुका है ना यार, इसकी हो गई u1, और ग्राउंड तो रुका है ना जो दूसरी है, वो तो रेस्ट पे, तो u2 जीरो हो गया, u1 माइनस u2। हाँ, ये 10 से ही तो आ रहा है, मतलब यहाँ तक आते आते जैसे ये टकराने वाला होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी है? u1 की वैल्यू कितनी है? 10, 10 माइनस जीरो कितना हो जाएगा? क्योंकि ग्राउंड की तो जीरो है ना यार, u2 जीरो हो जाएगा। दो बॉडीज हैं, एक तो ग्राउंड ही है और एक ये गिर रहा है। सीधी सीधी बात ये सुनिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है यहाँ पर बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड से ही तो टकरा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब एक बात बताओ, ये क्या है समझना भाई जरा, ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ठीक, मान के ऐसा चल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, सो नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। सही है ना, नो लॉस इन एनर्जी। अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा तो इतना तो आपके पास भी दिमाग है। एक बात बताओ, अगर ये 10 से टकराया है और जितनी हाइट से आया है, क्योंकि हाइट पे था इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वही काइनेटिक में चेंज हुई, एनर्जी का लॉस होगा नहीं टकराने पे एनर्जी का लॉस कोई होगा नहीं, तो वापस उतनी ऊंचाई तक तो जाएगी, यानी कि रिबाउंड करके वापस उतनी ऊंचाई तक जाएगी, तो वापस भी ये उतनी ही वेलोसिटी से जाएगी और उतनी ही ऊंचाई से जाएगी। तो वापस जाने का मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से, तो वापस भी ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, टकराती है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, और वापस जाती है तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ, अरे भाई कैसे लिखें समझ जाओगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, ए का मतलब अप्रोच और ये सेपरेशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, अब अगर इसका ई निकालोगे तो ई कैसे निकलता था बताओ? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ई कितना आ गया? 1। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? कुछ समझ में आया?
परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पहली बात तो कोई होती नहीं, मान लो ऐसी होगी तो आपने भाई इसको छोड़ा, ये 10 से ग्राउंड पे टकराएगी तो भैया 10 से ही पलट के जाएगी। अरे यार एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हुआ, जितनी एनर्जी लेके आई थी उतनी एनर्जी से वापस ऊपर जाएगी, और जितनी हाइट से आई थी वहीं तक वापस जाएगी। और खास बात, कभी इसकी एनर्जी लॉस ही नहीं होगी यार, ये टप्पा करती रहेगी इस तरीके से। ये बॉल है, टप 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 टप, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, फ्रिक्शन एक्शन है नहीं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एनर्जी कभी लॉस हो, एक बार छोड़ दिया जिंदगी भर, टप 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 टप। तो ई कितना हो गया 1, यानी कि ई जब 1 देगा तो समझ जाना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, नो लॉस इन एनर्जी, कोई लॉस इन एनर्जी नहीं हुआ। क्या फॉर्मूला लगाया सर आपने ई निकालने के लिए? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 10, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कितना है 10। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था बट आप समझ लेना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 10 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी 10। ठीक, कैसे निकाला सर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 10/10 कितना आ गया 1। तो जब ई का वैल्यू बच्चों 1 आएगा समझ जाना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक, उसके बाद दूसरी बॉडी लेते हैं। अच्छा, ऐसी बॉडी की आपने कुछ अंदाजा लगाया, कभी देखा है? वो जो कौन सी एक क्रेजी बॉल नहीं आती बच्चे जिससे खेलते हैं ना, वो लगभग ऐसा करती है, लगभग लगभग जस्ट बता रहा हूँ, लगभग ऐसा करती है, लगभग का मतलब समझ जाओ भाई। बाकी फिजिक्स में आगे और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टील वगैरह के बारे में, वो अलग की बात है। लेकिन आप क्रेजी बॉल को ऐसा छोड़ोगे साइड तक, लगभग यहीं तक आती है ऐसा। अब थोड़ा उसकी बात नहीं करते हैं, उसका सिस्टम ही अंदर से अलग होता है ना। लेकिन आप ये समझो जरा क्या कि अगर ई की वैल्यू आपको 1 देगा तो समझ जाना एनर्जी का लॉस नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक। अब दूसरा केस देखो जरा, दूसरा क्या था बच्चों? एन इलास्टिक था और एक परफेक्टली इलास्टिक था। ठीक, तो दूसरा केस हम देखते हैं एन इलास्टिक का, एन इलास्टिक का। ठीक, एन इलास्टिक का। सो एन इलास्टिक में पार्शियली लॉस इन एनर्जी, सम लॉस इन एनर्जी, याद है? सम लॉस इन एनर्जी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा एनर्जी में। ठीक, मतलब सर, मतलब इस बार आपने ये वाली बॉडी ली इस तरीके से, ये एनालास्टिक है। ठीक, ये ऐसे, अब ये आएगी इस लाइन के अलॉन्ग, ये इस तरीके से, जब यहां ये टकराएगी तो मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बच्चों? इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, इसका भी। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 मीटर पर सेकंड। अब एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी, तो मान लो ये वापस कितने से जाती है, मान लो कुछ एनर्जी लॉस हो गई और ये वापस जा रही, मान लो, मानने में क्या जा रहा है भाई, मान लो ये जा रही 6 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। अब ई की वैल्यू निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/10, कितना आ गया बताओ? 0.6 विच इज लेस देन 1। मतलब समझो, जब ई की वैल्यू किसके बीच में होती है? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ई कभी नेगेटिव होगा नहीं, ध्यान सुन लो, ई कभी नेगेटिव नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ई की वैल्यू जब एग्जैक्टली 1 होगी तो परफेक्टली इलास्टिक, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, ई की वैल्यू 0.6 आ रही है। एग्जांपल लिया जस्ट मैंने, जिस वेलोसिटी से आ रहा है उस वेलोसिटी से नहीं जा रहा है वापस, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, इसलिए 10 से आ रहा है, 6 से वापस जा रहा है। ठीक, और जब वापस जा रहा है तो उस हाइट तक नहीं जाएगी बॉडी, रिबाउंड करके यहाँ जाएगी, फिर आएगी टकराएगी, रिबाउंड करके यहाँ, रिबाउंड करके यहाँ, ऐसे है ना, टप्पा खाती रहेगी और हाइट कम होती रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बार बार हर एक बार टकराने पे इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो वापस उसी हाइट तक नहीं जाएगी, फाइनली टप्पा खाते खाते रुक जाएगी ये। ठीक है ना, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस इसमें हो रहा है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ऐसा, ठीक है ना। सो एन इलास्टिक मटेरियल के लिए ये कंडीशन है, ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल, बट लेस देन 1। ओके, अब देखो थर्ड वाला आपने क्या पढ़ा था बच्चों? थर्ड वाला क्या पढ़ा था आपने? थर्ड वाला पढ़ा था परफेक्टली एनालास्टिक, परफेक्टली एनालास्टिक, एन इलास्टिक। अब बताओ यहां तो भैया टोटल लॉस इन एनर्जी, टोटल लॉस इन एनर्जी, यहां तो सारी की सारी एनर्जी ही लॉस हो जाएगी। अब बताओ अगर सारी की सारी, अरे समझ जाना यार, एनर्जी, हाँ, अगर सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो बताओ वो बेचारा आएगा तो जैसे ही टकराएगा चिपक जाएगा जमीन में। क्ले ले लो, क्ले की एक बॉल बनाओ, छोड़ो यहाँ से, नीचे गिरेगी, आटा जो होता है जैसे रोटी बनाते हो आप, आटे को लेकर छोड़ दो, जाके जमीन पे चिपक जाता है, स्टिक हो जाएगा, वहीं पे चिपक जाएगा, रिबाउंड ही नहीं करेगा, एनर्जी नहीं बची, सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के फॉर्म में लॉस हो गया। ठीक, तो जब एनर्जी बची नहीं तो वापस क्या ही जाएगा बेचारा। नाउ तो यहां पे देखिए बच्चों, ये एक बॉडी है, ठीक, और ये इस तरीके से आ रही थी, मान लो इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है
कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ये टकराती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब कितनी वेलोसिटी से टकराती है, 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और वापस कितनी वेलोसिटी से जाती है जाती ही नहीं है भाई, वापस जाने वाली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ई का वैल्यू निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 0 अपॉन में 10, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ई की वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0 आ गया, तो समझ जाना परफेक्टली क्या है, एनालास्टिक है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं, प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी संभव है जो कि एनालास्टिक मटेरियल होते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे होते हैं, ना वैसा पॉसिबल है ना वैसा, दोनों आइडियल कंडीशन है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, यस, इसके बाद अब अभी आपको क्या करना है, अभी आप इतना यस, एक बात है, कुछ और नोट कर लीजिए, जो कि आपको नोट ही किया है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equals to velocity of separation अब सेकंड वाला आप खुद से लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओगे। यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक, एंड फाइनली लास्ट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू 0, इसलिए इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब ध्यान से सुनो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जब दोनों बॉडी आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिएगा, दोनों बॉडी जब टकरा जाती हैं तो आफ्टर टकराने के मीन्स आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी चेंज होके, ध्यान चेक कर लो, मास m1 की वेलोसिटी पहले u1 थी टकराने से पहले, टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी v1 हो गई, और टकराने के बाद, टकराने से पहले दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 थी, और टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही फाइंड करेंगे, क्या, v1 और v2, क्या फाइंड करेंगे, v1 v2, यानी कि टकराने के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करिए, यानी कि v1 और v2 को फाइंड करिए। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इतना आप रिवाइज करके आइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए।